बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा सियासतदानों में जिस पे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता, उतना ही ज़ोरदार जवाब देता। और ये जवाब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रिसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मूड क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना कि डील शील ये वो, हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो, निकलो इसमें से, और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो। फिलहाल ये नजर आ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब किसी से भी डील नहीं कर रहे फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक़्तिदार के अंदर ले आए और उन्हें वही वाली सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा, भाई हम मुल्क के मालिक हैं, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज पे कब्जा किया हो। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याह्या खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याह्या खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असम्बली, वजीर आजम, सदर सब गैर कानूनी हैं। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया है और उसे तौसीह देकर इस धांधली को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा क्योंकि इसे भी हदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान इसकी जाती मलकियत हो। मुल्क में अदलिया इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया और यह इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। मामला आसिम मुनीर का और इमरान खान का है जो इस ट्वीट से साबित हो रहा है। और ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी सहाफ़ी आपस में बात करते हैं तो बात ये करते हैं कि एक आसिम मुनीर है, एक इमरान खान है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे पे बैठा हुआ शख्स है। तो लड़ाई इनके बीच में चल रही है। ये बाकी सारे तो भेड़ बकरियां हैं बीच में, ये बाकी सारे तो लटरम पटरम है। ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना आसिम जरदारी के पल्ले कख है। शहबाज शरीफ तो वैसे ही इमरान खान ने का अर्द ली है। मरियम नवाज ना 3 में ना 13 में, बिलावल बेचारा कहीं गिनती भी नहीं आता। तो ये सारे फारिग हैं। लड़ाई असल में आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये इमरान खान साहब ने आज इस ट्वीट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। यह एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज हैं। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजेस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि पुलिस एहलकार के सामने जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं है।
हमारा इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। मुल्क इस वक्त तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बिठाया जाए, कुर्सी पर बिठाया जाए, मुल्क पर बिठाया जाए। आसिम मुनीर मुल्क और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस तरह के नाअहल लोग बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब के बड़े बड़े स्कैंडल्स मीडिया ला रहा है जनाब। वो बता रहा है कोई कि पीसीबी में इतना पैसा उड़ा दिया, ये फलां जगह पे इतना पैसा उड़ा दिया, इनके खर्चों पे अल्ले तल्लों पे इतना पैसा लग गया, फलां फलां होटलों में जाके ठहरते रहे, वहाँ इतना पैसा लग गया। तो जो बंदे मिलियन बिलियन में पाकिस्तानियों को पढ़ते हैं उन्होंने देखे पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया। फिर वो ये कहते हैं जब नाअहल लोग ओहदों पर काबिज कर दिए जाएं तो ये बहुत खतरनाक होता है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। मुझे 22 घंटे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये कानून है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी सतह पे भी। अगर किसी को कैद तन्हाई में डाला जाता है तो ये अदालत के अहकामात पे हो सकता है, क्योंकि कैद तन्हाई आज खुद एक सजा है। तन्हा किसी बंदे को या कैदी को रखना ये एक बड़ी खौफनाक सजा होती है और ये सजा किसी अदालत के हुक्म के बगैर नहीं दी जा सकती, जो अदालत की इंफॉर्मेशन से बाहर इमरान खान साहब को दी जा रही है। वो ये कहते हैं कि 22 घंटे मुझे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है, किताबें नहीं दी जा रही, हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए ना ही अखबार दिया जा रहा है और ना ही टीवी देखने की इजाजत है। ये ना सिर्फ मकामी बल्कि आलमी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है। आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फकत एक किताब मुझे मुहैया की गई है, जबकि मेरी फैमिली ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कम से कम 2 दर्जन किताबें भिजवाई हैं। जब से जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम आया है मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। ये तमाम टॉर्चर इसकी सरबराही में किया जा रहा है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी अमन के साथ खड़ा है, अमन मार्च कर रहा है, हमें इसके साथ भरपूर यकजहती दिखानी चाहिए। आज 7 माह हो गए मुझे अपने बच्चों से बात नहीं करने दी गई है। ये उनका हक है कि वो अदालत में जाएं और मैंने खुद अपने बेटों को कहा है कि वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत से रुजू करें। वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे बल्कि अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब सदर ट्रंप की हुकूमत आई तब भी मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ये बात मैं भी आपको बार बार कहता रहा हूं कि ये ज़रूर एक हुकूमत आई है और उसने दावा भी किया कि जनाब हम ये ख़त लिखने लगे हैं या हम वो फ़ोन कर रहे हैं या हमने पैगाम पहुंचा दिया है। और ये चीज़ें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मोतबर लोग हैं जिनको बताई और उन्हें वो चीज़ें शेयर भी की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने अच्छी डील मारी अमेरिका के साथ और बहुत सारा कुछ गिरवी रख के तो अपना गला छुड़वा लिया अमेरिका से कि जी इमरान खान को हमें अंदर रखने दें, हमारी मादनियात चाहिए आपको देंगे, हमारे कोई आपको मौक़िफ़ चाहिए वो आपको देंगे, आपके मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड की बात ये सारे करते रहते हैं। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये क्या चीज़ें अमेरिका के साथ तय कर रहे हैं। हमने तमाम दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। मैंने सिर्फ एक बार मुज़ाकरात का कहा था, वो भी 26 नवंबर और 9 मई के कमीशन के मुतालबे के साथ। 26 नवंबर को निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाने के पीछे आसिम मुनीर है। मैं आज फिर वादे कर रहा हूं कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह गिरोह पूरा निज़ाम हथिया चुका है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को ताकीद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निज़ाम, कानून की बालादस्ती और आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर हमने सड़कों पर आवाज़ ना उठाई तो यह कब्ज़ा ग्रुप पार्लिमानी पार्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देगा। मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना होगा। यह इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। जरा दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए, जो आखिरी पैराग्राफ उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब के वहां शाया किया गया। हमारी जिद्दोजहद हमारा हक है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% अवाम मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि धांधली का 90% अमल पोलिंग के बाद से लेकर नताइज के दरमियान हुआ है। मैंने 2 साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कोशिश की है। अगर 8 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो गेम वही खत्म हो जाती। आज भी कहता हूं, अगर इंतखाबात में शफाफियत चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम लाया जाए। धांधली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जब सुनवाई हो रही थी केस की तो तब ये बातचीत की है। यहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो आदमी कितनी मजबूती से कहां खड़ा है। देखिए, एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि
अगर अवामी दबाव इमरान खान साहब कायम करने में नाकाम रहे ना, तो ये वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसमें आसिम मुनीर साहब सरबराही कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब को 1000 साल तक बाहर नहीं आने देंगे। जितने इन्होंने इमरान खान साहब पे मुकदमे कर छोड़े हैं, वो 200-300 मुकदमे हैं। ये एक एक मुकदमे में 100 साल 2-3 साल भी सजा देंगे ना, तो इमरान खान साहब को 1000 साल अंदर रख सकते हैं, या 1000 साल की सजाएं ये करवा सकते हैं, जितने भी मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर किए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम से पहले मुझे भी और पाकिस्तानियों को भी कुछ उम्मीद थी इस निजाम के अंदर कि इंसाफ मिलने की सूरत में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। अब वो उम्मीद तो होगी 0-0, उम्मीद तो होगी खत्म कि इमरान खान साहब इंसाफ मिलने की सूरत में या अदालतों से इंसाफ मिलने में बाहर आएंगे। अब जब वो उम्मीद खत्म हो गई तो बाकी क्या रह गया? सिर्फ अवाम की ताकत। जब अवाम खड़ी होगी तब इमरान खान बाहर आएगा। जब अवाम एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालेगी और उनको उनकी आईनी हदूद के अंदर वापस धकेल देगी, तब इमरान खान बाहर आएगा और तब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क पाकिस्तानियों के सामने एक ही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग हैं, हल्का सा ऐसे करके झटका लगाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तानी फैसला करें और फैसला करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देंगे ना। एमक्यूएम को शिकवा किससे है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। नून लीग को आजकल वो गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी तबाही के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार कहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फिकार जी भुट्टो के कत्ल से लेकर बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, और आज तक वो ये कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया। बादशाह खान से लेकर आज तक एएनपी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सारे मसाइल का जिम्मेदार समझती है। ये सिर्फ मौलवियों की थोड़ी बहुत जमातें अगर आप बीच में से निकाल दें तो बाकी सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। जितनी अवामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, पीटीआई समेत, ये सारे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अंदर से तो इनके अंदर ये सोच है कि इन्होंने हमें तबाह किया, यहां तक पहुंचा दिया है। आज सियासतदान की पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इदारा है जो डंडे के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको अवाम एक दफा फैसला करे और इसको दीवार के साथ लगा के इसकी आईनी हुदूद में भेज दे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान चल जाएगा, फिर इमरान खान भी छूट जाएगा, वरना नहीं। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं अभी क्या हो रहा है। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मेरे सोर्स ने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक ये धड़ाधड़ उसके अंदर चीजें तब्दील कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात जो माजी में फौज के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहे, या एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त कहीं पे किसी जगह पे कोई नरम थी, तो वो पूरी गिरफ्त में लेने के लिए एक शिकंजा कसा जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से। जो एक कानूनी दिमाग है उन्हें बिठाया गया है। हुकूमत को इसकी अली बे का भी नहीं पता, ना नवाज शरीफ को पता है, ना जरदारी को पता है, ना बिलावल मरियम, कोई नहीं। शहबाज शरीफ तो वैसे ही नहीं बेचारा, ये इनको पता ही कुछ नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहां तैयार हो रहा है और उस ड्राफ्ट के अंदर कौन सी नई चीजें शामिल हो रही हैं, कौन कौन से आइन और कानून की धज्जियां उसके अंदर उड़ा दी जाएंगी, कौन कौन सी चीजें तब्दील कर दी जाएंगी 27वीं आईनी तरमीम में। ये इनको कुछ पता नहीं है। इन्हें लाकर ड्राफ्ट दिया जाएगा और कहा जाएगा जनाब ये ड्राफ्ट है, इसको आप 27वीं आईनी तरमीम में ये कर दें, पास करवा दें। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो मार्शल लॉ प्लस हो जाएगा इस मुल्क में। बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये फील्ड मार्शल से इसको मंसूब करते हैं कि ये आसिम लॉ है पाकिस्तान में, ये कोई मार्शल लॉ भी नहीं है, ये उससे भी आगे कोई मार्शल लॉ प्लस की कोई चीज है। अब नाजरीन, मईशत पर कुछ झूठ बोले गए हैं पाकिस्तान में, इसको जरा आज क्लियर कर देते हैं। मैं ये चीज़ आपके सामने रखने लगा हूं और ये आदादो शुमार जो है ये सरकारी है, लेकिन जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ ना होने जा रहा है, देखिए पाकिस्तान जो है वो इसके दिवालिया होने की खबरें आई 2023 में, 2022 में ऐसा सच नहीं थी। 2023 में पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें ज़्यादा आई जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ बन गए थे आसिम मुनीर साहब, तो फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें आई। और ये खबरें सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। पूरी इन्होंने कोशिश की कि ये दिवालियापन इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाद है, उसने मदद की और इनके अपने अंदर से गवाहियां आना शुरू हो गई सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कि इमरान खान के दौर में जो कौमी खजाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान का पैसा था, और वो पाकिस्तान के पास लगभग 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे।
और उस दौर में किसी किस्म का कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था। रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान आगे जा रहा था, रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार पाकिस्तान की बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सियाहत जो है उसके अंदर तरक्की हो रही थी और इमरान खान साहब दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे थे। पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल थी और काफ़ी कंट्रोल था। आलमी मंडी में बहुत महंगा हो गया था पेट्रोल, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये था वो दौर। फिर आसिम मुनीर साहब ने दावा किया जी 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया। कहां गए वो लोग जो कहा करते थे जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है? ये बातें की ना आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन ये तो ख्वाजा आसिफ आपका बॉस है, उसने ये बात की थी। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कौमी खजाने में पैसा पड़ा हुआ वो पैसा किसका है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में डिफॉल्ट कर रहा था या अब कर रहा है। और ये अभी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एज पे खड़ा है। पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये पूरी सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको अदादोशुमार बताता हूं। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14.5 अरब डॉलर जून के आखिर तक थे। ये मैं आपको 2 हफ्ते पहले तक की ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये 14.5 अरब डॉलर थे। अब उससे कम होंगे या थोड़ा सा ऊपर होंगे, इसके आसपास ही होंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के पास पैसे हैं ना, ये पाकिस्तान के अपने है ही नहीं। ये पैसे किसके हैं? जरा ये 14.5 अरब डॉलर है, जरा इनका हिसाब कर लेते हैं। सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर इसके अंदर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने रखवाए हुए हैं और इस पे सऊदी अरब 4% सूद हमसे वसूल कर रहा है। हर साल हम इस रकम को रोल ओवर करते जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने सऊदी अरब से पैसा लिया हुआ है और पैसा बढ़ा दिया है और उसके ऊपर सूद देते जा रहे हैं। कर्जा वापस करने के बजाय उसको रोल ओवर करते हैं। 5 अरब डॉलर किसका हो गया? सऊदी अरब का। चीन का 4 अरब डॉलर पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हम 6% से ज्यादा सूद चाइना को दे रहे हैं सालाना। अब 5 अरब सऊदी अरब का, 4 अरब चाइना का, कितना हो गया? 9 अरब रुपया ये आपके पास पड़ा हुआ है दूसरे मुल्कों का, आपका अपना पैसा नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में ये रेशो और ये मामला नहीं था। वहां कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए थे पाकिस्तान के। 3 अरब डॉलर आपने यूएई का लिया हुआ है, तो ये मिला के हो गया 12 अरब डॉलर। कोई 1 से 1.5 अरब डॉलर आपने इकट्ठा किया हुआ है दूसरे बैंकों से, जो प्राइवेट बैंक्स हैं बाहर, इन लोगों से आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है और भारी सूद के ऊपर आपने ये पैसा लिया हुआ है। पता नहीं कौन कौन कमीशन खा रहा होगा इसमें। तो लगभग पाकिस्तान का, चले बहुत कम भी आप लगाएं तो 14.5 अरब डॉलर के ज़खायर में से लगभग 13 अरब डॉलर के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अपने पैसे है ही नहीं। वो लोगों से मांग मांग के रखे हुए हैं, कोई सऊदी अरब से, कोई चाइना से, कोई यूएई से, कोई किसी और बैंक से। ये पैसा आपने मांग के रखा हुआ है। 13 अरब डॉलर आपका अपना है ही नहीं 14.5 अरब डॉलर में से। तो क्या पाकिस्तान जैसा एटमी पावर मुल्क सिर्फ 1.5 अरब डॉलर का मालिक है? ये तो इमरान खान साहब के दौर के मुकाबले में 10% भी नहीं है। तो मईशत का इन्होंने कर दिया सत्यानाश। पाकिस्तानी पैसा ले लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं। बेशुमार पैसा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो चुका है। यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, खलीजी ममालिक में पाकिस्तान का पैसा धड़ाधड़ जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान में किसान को भी तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर मजदूर को भी तबाह कर दिया, मईशत पूरी तरह से बर्बाद कर दी। ये है वो पूरी कहानी मईशत की जो ये झूठ बोलकर आपको बताते हैं कि जनाब हमने डिफॉल्ट से बचा दिया। अब ये मुल्क चला कैसे रहे हैं? जाली बिल भिजवा के। हर बंदे से 1 यूनिट के बदले 3 यूनिट के पैसे लेते हैं। ये बेशुमार पैसा आवाम की जेब से निकालते हैं, गैस कीमत में, बिजली कीमत में, पेट्रोल कीमत में, महंगाई कीमत में। और महंगाई कीमत में आप ये देखें साथ साथ माफिया को भी खिला रहे हैं। ये इक्तदारी माफिया के हवाले कर दिया है इन्होंने। मैं आपको साबित कर देता हूं, पहले चीनी वाला माफिया देख लेना आप। चीनी वाले माफिया की जो कारस्तानी है वो आप देखें, आपको यानी हैरत होती है कि ये मुल्क कैसे, किस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरह के तजर्बे इस मुल्क में किए जा रहे हैं। अगर चीनी का मामला देखें तो पहले जनाब चीनी एक्सपोर्ट कर दी और कहा गया जी चीनी बहुत ज्यादा होगी, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज देते हैं। अब कहते हैं चीनी कम हो गई इसलिए चीनी की कीमत 205 रुपए किलो होगी, अब चीनी बाहर से मंगवा लेते हैं। और इस बीच में जो माफिया है उसने चीनी स्टोर करके अवाम की जेबों पे बेशुमार डाका डाल दिया। अरबों रुपए उन्होंने अवाम की जेब से निकाल लिया। और फिर फाइनली क्या कर रहे हैं, चीनी को मंगवा रहे हैं नवंबर में।
जिस वक्त किसान ने अपना गन्ना बेचना है। जब नवंबर में चीनी आएगी, माफिया उस चीनी के साथ खेलेगा और किसान का गन्ना जो है वो टके टोकरी हो जाएगा। किसान को एक मरतबा फिर इन्होंने दफन करने का फैसला कर लिया है। और साथ ही अगर आप देखें कि इस वक्त तेल के साथ क्या हो रहा, आलमी मंडी में लगातार जो तेल है, ये खाने के तेल की बात कर रहा हूं मैं, कुकिंग ऑयल, इसकी प्राइस आलमी मंडी में लगातार नीचे जा रही है, हत्ता के 24% तक नीचे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान में यह कीमत नीचे नहीं जा रही। पाकिस्तान में यह कीमत 4.5% तक मजीद बढ़ गई है। 24% ये लगा ले, 5% वो लगा ले, लगभग 30% का पाकिस्तानियों को चूना लग रहा है। अब ये 30% का चूना कितना है, जरा आप ये देख लेंगे। सार्फिन से 1 लीटर के ऊपर 150 रुपए से 170 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। आप जो भी घी या ये कुकिंग ऑयल खरीदते हैं, आपको इसके ऊपर इजाफी पैसे पे करने पड़ते हैं, फी किलो के ऊपर या फी लीटर के ऊपर 150 से 170 रुपए। ये जनाब पाकिस्तान के साथ माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है पूरे के पूरे मुल्क को। और इनकी सोच कैसी है, अजीबोगरीबी सोच है। यानी जिस वक्त मगरबी दुनिया फलस्तीन को तस्लीम करने की बातें कर रही है, फ्रांस से खबर आ रही है, मैक्रोन जो है वो हो सकता है कि सितंबर के महीने में जब यूनाइटेड नेशन का इजलास हो तो वो वहां पे ऐलान कर दे। और ये खबरें वहां से आ रही हैं कि वो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। जब दुनिया गजा के मसाइल के ऊपर परेशान है, उस वक्त पाकिस्तान के वुज़रा जो हैं वो बड़ी ढिठाई के साथ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर अब्राहम अकॉर्ड के बारे में गर्दाने कर रहे हैं। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है कि इसराइल को तस्लीम करना। अंदाजा कीजिए आप, दुनिया को फलस्तीन की फिक्र है, दुनिया को गजा के शहरियों की फिक्र है, और पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड की फिक्र है। फिर जैसे ही आप वादे करके आएंगे तो फिर वैसे ही आपको काम करने पड़ेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।